गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th की हिंदी में मेरे संग की औरतें के अगले पार्ट का अध्ययन करेंगे। अभी पिछले पार्ट में आपने पढ़ा था कि लेखिका बिहार के एक छोटे से कस्बे में रहती है और वहाँ पर रह कर के वह अन्य औरतों को भी दूसरे पतियों के साथ यानी गैर मर्दों के साथ भी नाटक करने के लिए मना लेती है और उनके साथ कई नाटक करती है, जिसके कारण वह राहत कोष के लिए पैसा भी इकट्ठा कर लेती है। तो आइए अब हम इसके आगे के भागों का अध्ययन करते हैं। लेकिन इससे पहले बता दें कि यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें जिससे कि आपके मित्र भी इससे लाभ ले सकें। बेल आइकन दबा दें जिससे कि नया वीडियो अपलोड होते ही इसकी सूचना आपके पास पहुंच जाए। तो देखिए, वहाँ बिहार से निकलने के बाद लेखिका कहती है कि मैं वहाँ से निकल करके कर्नाटक के एक छोटे से कस्बे बागलकोट में पहुँच गई। जब तक मेरे 2 बच्चे थे, यानी जब लेखिका कहती है कि मैं बागलकोट पहुँची कर्नाटक के, तब तक मेरे पास 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक उम्र के हो गए थे। पर वहाँ कोई ढंग का स्कूल नहीं था। लोगों की राय पर मैंने पास के कैथोलिक बिशप से दरख्वास्त की कि उनका मिशन वहाँ के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दे। लेखिका कहती है कि मैंने वहाँ देखा और लोगों की मदद ली, उनसे पूछा, जानकारी ली, तो लोगों के राय पर ही, लोगों के कहने पर ही मैं वहाँ के एक कैथोलिक बिशप में गई और उनसे निवेदन किया कि वहाँ एक सीमेंट की कारखाने की मदद से एक प्राइमरी स्कूल खोल दें। पहले उन्होंने कहा चूँकि उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी इसलिए वे वहाँ स्कूल खोलने में असमर्थ थे। लेकिन जो बिशप के लोगों ने कहा, लेखिका को यह जवाब मिलता है कि वहाँ क्रिश्चियनों की संख्या कम है इसलिए वहाँ स्कूल खोलने में हम असमर्थ हैं। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना इसरार जारी रखा। लेकिन लेखिका कहती है कि मैंने कहा कि जो गैर क्रिश्चियन बच्चे हैं, यानी क्रिश्चियन जाति के जो नहीं हैं, वो भी शिक्षा प्राप्त करने के योग्य हैं। इस तरह से लेखिका कहती है कि यह तर्क देते हुए मैंने अपना आग्रह निवेदन उनसे जारी रखा। तब उन्होंने कहा हम कोशिश कर सकते हैं बशर्ते आप हमें यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा। लेखिका कहती है कि उन्होंने तब किसी तरह से हामी भरी, लेकिन एक शर्त रखी कि आप मुझे यह आशा दिलाएं कि मेरा जो स्कूल खोला जाएगा मेरे द्वारा वह अगले 100 वर्षों तक चलेगा। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा स्कूल की छोड़िए, किसी के भी बारे में यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि वह अगले 100 वर्ष तक चलेगा। लेखिका कहती है कि उनकी इस बातों को सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कहा कि हम किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कह सकते कि वह अगले 100 वर्षों तक चलेगा, फिर हम स्कूल की बात कैसे कर सकते हैं कि वो अगले 100 वर्षों तक चलेगा। और जिससे कि उन्हें भी गुस्सा आ गया। बोले, खुदा का लाख शुक्र है बच्चों के ना पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। बिशप के लोगों ने लेखिका से कहा कि खुदा का शुक्र है कि बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसमें हमारी कोई समस्या नहीं है, ये आपकी अपनी समस्या है। बात कड़वी थी पर 100% सच थी। लेखिका कहती है कि उनकी बात कड़वी जरूर थी लेकिन 100% सही थी। सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी और लेखिका कहती है कि मैं सच का सम्मान करती थी, इसीलिए इस सच के सामने वहाँ भी मैंने अपना सिर झुकाया, अर्थात नतमस्तक हो गई। सो मैंने तय किया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहाँ खोलूँगी। लेखिका कहती है कि इसलिए मैंने निश्चित कर लिया कि मैं स्वयं ही अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ इन 3 भाषाओं को पढ़ाने वाला विद्यालय स्वयं खोलूँगी और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलवाऊँगी। और लेखिका ने कहा कि मैं केवल विद्यालय ही नहीं खोलूँगी बल्कि कर्नाटक सरकार से उस विद्यालय, प्राइमरी विद्यालय को मान्यता भी दिलवा के ही रहूँगी। वहाँ के अनेक मेहनती और खिसके लोगों की मदद से यह व्रत पूरा हुआ। लेखिका कहती है कि वहाँ यानी कर्नाटक के भी तमाम मेहनती, उस मोहल्ले के मेहनती और खिसके हुए लोगों की मदद से मेरा यह व्रत पूरा हुआ, अर्थात मैंने प्राइमरी स्कूल खोला और उसे व्रत पूरा हुआ और उसे सरकारी मान्यता भी दिलवाई।
मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। मेरे भी बच्चे और उस तमाम अफसरों के बच्चे भी उस स्कूल में पढ़ने लगे। बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग ख्यात स्कूलों में दाखिला भी पा गए। और लेखिका कहती है उस प्राइमरी स्कूल में पढ़ने के बाद वहाँ से निकलने वाले बच्चे भी शहर के अलग अलग ख्यात प्राप्त स्कूलों में, प्रसिद्ध स्कूलों में, यानी जो पढ़ाई के मामले में अत्यधिक प्रसिद्ध थे और अच्छे विद्यालय माने जाते थे, मेरे खुलवाए गए उस स्कूल से निकलने वाले बच्चों को उन स्कूलों में भी दाखिला मिला, अर्थात उनका एडमिशन हो गया। ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए, पर सबसे ज़्यादा उसने मंच पाया मेरे लेखन में। लेखिका कहती है किसी तरह के अनेक मेरे जिद्दीपन के नमूने हैं जो प्रस्तुत किए गए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर मेरा कहीं जिद्दीपन दिखाई देता है तो वो मेरे लेखों में ही दिखाई देता है, जो शुरू से अब तक लीक से खिसका अपनी राह खुद तलाशता रहा। और मैंने जो भी लेख लिखा, लेखन का कार्य किया, वह लीक से हट करके और एक नए लीक पर चलने वाला लेख लिखा मैंने, और वो स्वयं अपनी राह तलाशते हुए आगे बढ़ा। पर सब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेणु के मुकाबले नहीं पहुंच सकती। इतना सब कुछ करने के बाद लेखिका कहती है कि मेरी जो छोटी बहन रेणु है, मैं उसके मुकाबले अभी भी उतनी समर्थ नहीं हूँ। 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो गई। अपनी छोटी बहन का उदाहरण देती हुई कहती है कि 1950 ईस्वी में दिल्ली में एक ही रात में 9 इंच बारिश हो गई थी, अर्थात काफ़ी वर्षा हुई थी। दिल्ली की खासियत यह रही है कि थोड़ा पानी बरसते ही वहाँ के नाले पर नालों में बाढ़ आ जाती है। और दिल्ली की यह विशेषता है कि अगर थोड़ा सा भी पानी बरस जाता है तो वहाँ के नाले और नालियाँ जो हैं वो उफनाने लगते हैं, उनमें बाढ़ आ जाती है। पुलों के नीचे पानी भर जाता है और तमाम यातायात ठप हो जाता है, यानी सड़कें पानी में डूब जाती हैं, जिससे यातायात भी प्रभावित होता है। इस कयामती बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले तल्लों से फाइलें पानी में तैर आई थीं, लेकिन लेखिका कहती है कि यह बारिश जो थी यह बहुत ही खतरनाक थी। इसके बाद सरकारी दफ्तरों के पहले तल्ले अर्थात निचले तल्ले में जो भी फाइलें रखी हुई थीं वे तैर करके पानी में बाहर आने लगीं, अर्थात बहने लगीं। अगली सुबह किसी तरह का कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला था और सुबह के समय कोई भी वाहन सड़क पर नहीं दिखाई दे रहा था। जाहिर है कि रेणु के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई, और इसी कारण से स्कूल की बस जहाँ रेणु पढ़ने जाती थी जिस बस से, वह बस भी उसको लेने के लिए नहीं आई। रेणु ने कहा कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। और यदि जब यह पता चला कि रेणु की बस उसको लेने के लिए नहीं आई है तो रेणु ने कहा कोई बात नहीं है, मैं स्वयं ही पैदल चल के स्कूल तक चली जाऊंगी। सबने समझाया स्कूल बंद होगा, मत जाओ। सभी लोगों ने रेणु को बहुत समझाया कि इतनी बारिश होने के कारण स्कूल बंद हो गया होगा, पढ़ाई नहीं होगी, इसलिए तुम स्कूल मत जाओ। उसने कहा आपको कैसे पता? लोगों की इस तरह की बातों को सुनकर रेणु ने उनसे प्रश्न किया कि स्कूल बंद होगा यह बात आप कैसे जानते हैं? इस सवाल का माकूल जवाब किसी के पास नहीं था। लेखिका कहती है कि रेणु के इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं था। हमारे यहाँ फ़ोन जरूर लगा हुआ था, स्कूल में भी रहा होगा, पर बारिश के चलते वह ठप पड़ा हुआ था। लेखक कहती है मेरे घर तो फ़ोन लगा था, संभवतः स्कूल में भी फ़ोन रहा हो, लेकिन इतनी बारिश हो गई थी कि वो काम नहीं कर रहा था कि जिससे यह पता लगाया जा सके कि स्कूल खुला है या बंद है। तो रेणु अकेली पैदल स्कूल चल दी, और इस तरह से रेणु ने किसी की बात नहीं सुनी और वह अकेले ही स्कूल के लिए चल पड़ी। गनीमत यह थी कि बारिश एक मुश्त बरस लेने के बाद थम गई थी, लेकिन उस समय बारिश नहीं हो रही थी, बारिश उस समय बंद हो चुकी थी। सड़कों पर पानी था पर और बरस नहीं रहा था, लेकिन सड़कों पर पानी भरा हुआ था, केवल बारिश नहीं हो रही थी। तो रेणु 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची, और 2 मील पैदल जाकर के रेणु अपने स्कूल पहुंच गई। और वहां पहुंचने पर उसने देखा कि जैसा सब लोगों ने कहा था कि वह बंद था, स्कूल बंद होगा, वास्तव में उसका स्कूल बंद था। चौकीदार रेणु को देखकर दंग रह गया
और इतनी बारिश में भी रेणु को स्कूल आया हुआ देखकर उसका जो चौकीदार था वह सन्न रह गया कि अरे ये बच्ची स्कूल इस बारिश में कैसे आ गई। पर रेणु को इस बात की कोई चिंता नहीं थी, उसे कोई दुख नहीं था। वह पुनः 2 मील चलकर वापस घर पहुंच गई। सबने कहा हमने पहले ही कहा था। और रेणु को घर आया हुआ देख करके सब लोगों ने रेणु से कहा कि हम लोगों ने पहले ही कहा था कि स्कूल बंद हो गया, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी, आखिर स्कूल बंद ही निकला। बस बच्चों, इस पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट में हम पुनः इसके आगे के प्रसंगों को लेकर आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू।